दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पार्ट 2। आपको बता दें कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पार्ट 1 वीडियो हम पहले बना चुके हैं और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अनेक अकादमिक परीक्षाओं के लिए यह पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और चूँकि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एक लंबा चैप्टर है, तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बनाएंगे। अनेक वीडियो बनेंगी, आप उन्हें लगातार हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए हम पार्ट 1 के बाद की स्थितियों को पढ़ते हैं कि मध्यकालीन हिंदी किस तरह की रही। मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया तथा उसकी प्रमुख बोलियां विकसित हो गई। इस काल में भाषा के 3 रूप निखर कर सामने आए: ब्रजभाषा, अवधी व खड़ी बोली। खड़ी बोली जिसके अंदर हम अब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो है। ब्रजभाषा और अवधी का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ तथा तत्कालीन ब्रजभाषा साहित्य को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इनके अतिरिक्त मध्यकाल में खड़ी बोली के मिश्रित रूप का साहित्य में प्रयोग होता रहा, यानी कि बीच बीच में कहीं कहीं खड़ी बोली का प्रयोग होता रहा, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से नहीं हुआ। इसी खड़ी बोली का 14वीं सदी में दक्षिण में प्रवेश हुआ, अतः वहाँ इसका साहित्य में अधिक प्रयोग हुआ। 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण मिला तथा इसके विकास को नई दिशा मिली। ब्रजभाषा की बात करें तो हिंदी के मध्यकाल में मध्य देश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह ब्रजभाषा ने किया। यह अपने समय की परिनिष्ठित व उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा थी, जिसको गौरवान्वित करने का सर्वाधिक श्रेय हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों को है। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में ब्रज भाषा का चरम विकास किया। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत संप्रदाय के सूरदास सूरसागर, नंददास, निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार एवं संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में रसखान, मीराबाई आदि प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा के साहित्यिक विकास में अमूल्य योगदान दिया। यानी कि इन सभी संप्रदायों के समर्थक कवियों ने एवं संप्रदायों में विश्वास न करने वाले सभी कवियों ने लगभग ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप में, लेखन के रूप में अपनाया और उसमें अपना साहित्य सृजन किया। और विशिष्ट रूप से ब्रज भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसमें कृष्ण भक्ति को प्रमुखता दी गई। इनमें सर्व प्रमुख स्थान सूरदास का है, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल में अनेक आचार्यों एवं कवियों ने ब्रज भाषा में लाक्षणिक एवं रीति ग्रंथ लिखकर ब्रज भाषा के साहित्य को समृद्ध किया। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, मतीराम, बिहारी, देव, पद्माकर, भिखारी दास, सेनापति, मतीराम आदि तथा रीति मुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा आदि प्रमुख हैं। ब्रजबुली बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा का नाम है। अवधी की बात करें तो अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी प्रेम मार्गी कवियों को है। कुतुबन, मृगावती, जायसी, पद्मावत, मंझन, मधुमालती, आलम, माधवानल, कामकंदला, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद, इंद्रावती, कासिम शाह, हंस जवाहिर,
शेख निसार यूसुफ जुलेखा, अली शाह प्रेम चिंगारी आदि सूफ़ी कवियों ने अवधी को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। इनमें सर्वप्रमुख जायसी थे। अवधी को राम भक्त कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। विशेषकर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बैसबाड़ी अवधि में कर अवधी भाषा को जिस साहित्यिक ऊंचाई पर पहुंचाया वह अतुलनीय है। मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष दो कवियों में मिलता है, जायसी और तुलसीदास में। जायसी के यहाँ अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप में प्रयोग मिलता है, वहीं तुलसी के यहाँ अवधि का तत्समुखी रूप है। गोहारी गोयारी बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा का नाम है। खड़ी बोली। मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्षिण में हो गया। इस प्रकार मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हो गए, उत्तरी हिंदी व दक्कनी हिंदी। खड़ी बोली का मध्यकालीन रूप कबीर, नानक, दादू, मलूकदास, रज्जब आदि संतों, गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा, रहीम के मदनाष्टक, आलम के सुदामा चरित, जटमल की गोरा बादल की कथा, वली सोदा इंशा, नज़ीर आदि दक्कनी एवं उर्दू के कवियों, कुतुब शतम 17वीं सदी, भोगलू पुराण 18वीं सदी, संत प्राणनाथ के कुलजम स्वरूप आदि में मिलता है। आधुनिक कालीन हिंदी की बात करें तो हिंदी के आधुनिक काल तक आते आते ब्रज भाषा जनभाषा से काफ़ी दूर हट चुकी थी और अवधी ने तो बहुत पहले से ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार भारत में हो चुका था। इस राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव मध्य देश की भाषा हिंदी पर भी पड़ा। नवीन राजनीतिक परिस्थितियों ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया। जब ब्रजभाषा और अवधी का साहित्यिक रूप जनभाषा से दूर हो गया, तब उनका स्थान खड़ी बोली धीरे धीरे लेने लगी। अंग्रेजी सरकार ने भी इसका प्रयोग आरंभ कर दिया। हिंदी के आधुनिक काल में आरंभ में एक ओर उर्दू का प्रचार होने और दूसरी ओर काव्य की भाषा ब्रजभाषा होने के कारण खड़ी बोली को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रजभाषा और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। 20वीं सदी के आते आते खड़ी बोली गद्य पद्य दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई। इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों ने बड़ी सहायता की। फलतः खड़ी बोली साहित्य की सर्वप्रमुख भाषा बन गई। तो यहाँ से खड़ी बोली साहित्य की विशिष्ट भाषा के रूप में प्रचारित होने लगी। भारतेंदु पूर्व युग की बात करें तो उसमें खड़ी बोली क्या स्थिति? खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो रचनाकारों सदा सुखलाल नियाज सुखसागर जिन्होंने लिखा, वह इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के दो भाषा मुंशियों लल्लू लालजी प्रेम सागर व सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। इस युग के दो प्रसिद्ध लेखकों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के स्वरूप निर्धारण के प्रश्न पर दो सीमांतों का अनुगमन किया। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गंवारूपन दूर कर उसे उर्दू मोल्ला बना दिया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया, जबकि दोनों के बीच की आवश्यकता थी उस समय। लेकिन समय लगता है किसी भी भाषा को प्रचारित होने में, विकसित होने में। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य की बात करें तो इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा, गद्य साहित्य की विविध विधाओं का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। यानी कि संस्कृत निष्ठ या उर्दू के नज़दीक वाली हिंदी के मध्य का
जो मार्ग था वो अपनाया भारतेंदु युग में। हिंदी सही मायने में भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली और उनके समय में ही हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। उन्होंने न केवल स्वयं रचना की बल्कि अपना एक लेखक मंडल भी तैयार किया जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया। भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम रूप में अपनाकर युगानुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया। लेकिन पद्य रचना के मामले में ब्रज भाषा या खड़ी बोली को अपनाने के प्रश्न पर विवाद बना रहा, जिसका अंत द्विवेदी युग में जाकर हुआ। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादकत्व का भार संभाला। वे सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग के हिमायती थे। वे लेखकों की वर्तनी अथवा व्याकरण संबंधी त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते चलते थे। उन्होंने हिंदी के परिष्कार का बीड़ा उठाया और उसे बखूबी अंजाम दिया। गद्य तो भारतेंदु युग से ही सफलतापूर्वक खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। अब पद्य की व्यावहारिक भाषा भी एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगी, यानी खड़ी बोली में भी लगातार फिर गद्य और पद्य दोनों लिखे जाने लगे। इस प्रकार ब्रज भाषा, जिसके साथ भाषा शब्द जुड़ा हुआ है, अपने क्षेत्र में सीमित हो गई, अर्थात बोली बन गई। इसके मुकाबले में खड़ी बोली, जिसके साथ बोली शब्द लगा है, भाषा बन गई और इसका सही नाम हिंदी हो गया। अब खड़ी बोली दिल्ली के आसपास की मेरठ जनपदीय बोली नहीं रह गई, अपितु वह समस्त उत्तरी भारत के साहित्य का माध्यम बन गई। द्विवेदी युग में साहित्य रचना की विविध विधाएं विकसित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि के अवदान विशेषतः उल्लेखनीय हैं। छायावाद युग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी एवं उसके बाद साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के विकास में छायावाद युग का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा आदि ने इसमें महती भूमिका निभाई है। इनकी रचनाओं को देखते हुए यह कोई नहीं कह सकता है कि खड़ी बोली सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने में ब्रज भाषा से कम समर्थक है। हिंदी में अनेक भाषाई गुणों का समावेश हुआ। अभिव्यंजना की विविधता, बिंबों की लाक्षणिकता, रसात्मक लालित्य छायावाद युग की भाषा की अन्यतम विशेषताएं हैं। हिंदी काव्य में छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद युग 1936 ईस्वी से 1946 ईस्वी, प्रयोगवाद युग 1943 से आदि आए। इस दौर में खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकसित होता गया। पद्य के ही नहीं, गद्य के संदर्भ में भी छायावाद युग साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। दोनों चीज़ें, गद्य और पद, लगातार उसमें लिखी गई। कथा साहित्य, उपन्यास व कहानी में प्रेमचंद, नाटक में जयशंकर प्रसाद, आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भाषा शैलियाँ और मर्यादाएं स्थापित की, उनका अनुसरण आज भी किया जा रहा है। गद्य साहित्य के क्षेत्र में इनके महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गद्य साहित्य के विभिन्न विधाओं के इतिहास में कालों का नामकरण इनके नाम को केंद्र में रखकर किया गया। यानी कि इन साहित्यकारों की विशिष्टता है, इनका लेखन इतना विशिष्ट है कि इनके नाम के आधार पर कालों के विभाजन किए गए, समय को डिवाइड किया गया। जैसे उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। नाटक के इतिहास में प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। आलोचना के इतिहास में शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। इस तरह से इनकी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए युगों को विभाजित किया गया और भाषा धीरे धीरे इस रूप में पहुंची कि खड़ी बोली जो आज लिख रहे हैं हम, ये इन सब के छायावाद के युग के समय में, तत्कालीन समय में एक विस्तार रूप ले चुकी थी। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।